आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ICS FA फर्स्ट ईयर में इकनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कानून तकलील अफ़ादाए मुख्ततम। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले इसका तारुफ पढ़ेंगे। तकलील का लफ्ज़ी मतलब होता है कमी, और अफ़ादाए मुख्ततम की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि हर अगली चीज़ या हर अगली इकाई से हासिल होने वाला अफ़ादा। तो इसका ये मतलब है कि कानून तकलील अफ़ादा, तकलील कमी और मुख्ततम अगली इकाई, तो इसका ये मतलब है कि हर अगली इकाई का अफ़ादा इसमें कम होगा। तो सबसे पहले इसका तारुफ पढ़ते हैं। ये सरफ़ दौलत का पहला और अहम कानून है और इंसान की अमली ज़िंदगी से इसका गहरा ताल्लुक़ है। जब कोई शख्स किसी शय का अव्वल इस्तेमाल शुरू करता है तो उसकी ख्वाहिश शदीद होती है, फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी ख्वाहिश में कमी आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर मार्शल इस कानून के बारे में कहते हैं, अदर थिंग्स आर मीनिंग द सेम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर द मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी अ पर्सन हैज़। यानी कि दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शय की किसी शख्स के पास जितनी ज़्यादा मिकदार आती चली जाए उसका मुख्तरम अफादा उतना ही कम होता जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। या आप एक और डेफिनेशन भी तारीफ भी पढ़ सकते हैं जो आसान अल्फाज में है, अपने अल्फाज में लिखी हुई है। वो क्या है जी, जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए तो इसका मुख्तरम अफादा बतदरीज कम होता चला जाता है, हत्ता के सिफर हो जाता है। अगर इसके बाद भी इस्तेमाल जारी रहे तो मुख्तरम अफादा मनफी हो जाता है। तो इस कानून की मज़ीद वजाहत हम इस मसाल से करते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स सेब खाना चाहता है, केले खाना चाहता है या पानी पीना चाहता है, तो वो जैसे ही किसी चीज़ का इस्तेमाल शुरू करेगा तो पहली इकाई उससे जो है वो मुख्तरम अफादा ज़्यादा देगी। तो जिस तरह हम एक गोशवारा बना लेते हैं, इसमें आपकी किताब पे जो बना हुआ है इसी को देख लेते हैं। पहले जो कॉलम है इसमें केले हैं, दूसरे में कुल अफादा है और तीसरे में मुख्तरम अफादा है। अगर हम पहला केला खाते हैं तो देखें कि कुल अफादा 20 है और मुख्तरम अफादा 20 है। दूसरा केला खाते हैं तो कुल अफादा 35, यानी कि मुख्तरम अफादा हमारे पास कितना हो गया 15। यानी कि पहले केले का मुख्तरम अफादा 20 था और दूसरे का 15 हुआ, तो इसका ये मतलब है कि मुख्तरम अफादे में क्या आती जा रही है, कमी। तीसरे का अगर हम देखेंगे मुख्तरम अफादा तो वो 10 है, चौथे का 5 है, पाँचवें का 0 है, छठा केला अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो -5, यानी कि हमारे पेट की एक लिमिट है, हमारे जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उस एक लिमिट के अंदर है। अगर एक हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो मनफी यूटिलिटी में लेकर जाएगा, मनफी फ़ायदे में लेकर जाएगा। तो सातवें का -10 है। तो ये गोशवारा हमारा हो गया। अब हम इसी गोशवारे को डायग्राम की मदद से भी दिखाते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास दो स्केल हैं, एक एक्स स्केल है और एक वाई है। एक्स के साथ हमने पहली चीज़ केले हैं, सेब हैं या पानी के गिलास, जो भी आपके गोशवारे में मौजूद है या जो चीज़ आपने ली हुई है वो हम इसको नीचे ओ एक्स के साथ पुट करेंगे। तो केले हमारे ओ एक्स के साथ आगे, ओ वाई के साथ मुख्ततम अफादा आ गया। क्योंकि इसमें हमने सिर्फ कुल अफादे का ख़ात नहीं बनाना, तो मुख्तरम अफादे का ख़ाती बनाएंगे, क्योंकि हमारे कानून का नाम ही कानून तकलील अफादा है मुख्ततम है। तो सबसे पहले केले पर हम मुख्तरम अफादा देखते हैं 20 है, तो 1 और 20 के सामने पहला पॉइंट है, 2 और 15 के सामने दूसरा पॉइंट है, 3 और 10 के सामने तीसरा पॉइंट है, 4 और 5 के सामने चौथा पॉइंट है, 5 और 0 के सामने नेक्स्ट पॉइंट है, फिर 6 और -5 और 7 और -10। अब इसको हम सीधा मिला दें तो एक लाइन बनती है मनफी रुझान जो रखती है। ये हमें बताती है कि जैसे जैसे हम केले की इकाइयों में इजाफा करेंगे मुख्तरम अफादे में क्या आती जाती है, कमी। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी हुई थी कि मुआशियात में जो भी कानून हम बयान करते हैं उसके हमें कुछ मफरूज़ात का सहारा लेना पड़ता है, कुछ शराइत का सहारा लेना पड़ता है। उन शराइत की रोशनी में वो कानून हमारा दुरुस्त साबित होता है। फर्स्ट वन है जी, अब हम उन मफरूज़ात पर बात करते हैं। तो पहला मफरूज़ा जो है या पहली शर्त जो हम इस कानून के दुरुस्त साबित होने के लिए लगा रहे हैं वो ये है कि मुसलसल और लगातार इस्तेमाल। तो यह कानून उस वक़्त दुरुस्त साबित होगा जब शय का इस्तेमाल मुसलसल और लगातार हो,
और दरमियान में कोई भी वक्फा ना आए। मसलन अगर कोई शख्स सुबह एक गिलास पानी पिए, दूसरा दोपहर को और तीसरा शाम को, तो हो सकता है कि पहले गिलास के मुकाबले में दूसरे का फ़ायदा ज़्यादा हो। इस तरह कानून गलत हो जाएगा। बस पानी के गिलास हमें यके बाद दीगरे बगैर किसी वक्फे के उसी वक़्त पीने हैं। अगर सेब है तो उसी वक़्त खाने हैं, फिर ये कानून हमारा दुरुस्त साबित होगा। दूसरी शर्त हम जो लगा रहे हैं वो है शय की मुनासिब मिकदार, यानी शय की इकाइयाँ मुनासिब और म्यारी होनी चाहिए, यानी ना तो बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी। पानी का गिलास एक मुनासिब इकाई है, ना कि एक गड़ा या एक कतरा, क्योंकि इन दोनों सूरतों में पानी का सही अफादा मालूम नहीं हो सकेगा। तीसरा आ गया शय की यकसा नोयत। शय की तमाम इकाइयाँ जिसामत, खसूसियत, गर्ज हर लिहाज से यकसा होनी चाहिए, यानी ना तो कोई इकाई किसी से बढ़िया हो और ना घटिया हो। मतलब पानी के तमाम गिलास यकसा मीठे और ठंडे होने चाहिए, क्योंकि अगर नमकीन पानी के गिलास के बाद मीठे पानी का गिलास पिया जाए तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा और यह कानून दुरुस्त साबित नहीं होगा। इसलिए ये कानून उसी वक्त दुरुस्त साबित होगा जब शय की तमाम इकाइयाँ रंग और जसामत या के लिहाज से एक जैसी होंगी, यानी उनकी नोयत यकसां होगी। चौथा मफरूज़ा जो हम लगा रहे हैं वो है सारफ की ज़हनी कैफियत ना बदले। शय के इस्तेमाल के वक़्त सारफ की ज़हनी कैफियत में कोई भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। शय की पहली इकाई के इस्तेमाल के वक़्त सारफ जितनी अहमियत उसे देता था, आखिरी इकाई तक इस अहमियत में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। मसलन अगर केले खाते वक़्त पहले केले के बाद सारफ को ये ख्याल आ जाए कि डॉक्टर ने उसके लिए केला मुफीद बताया है, तो अगली इकाई का फ़ायदा पहले से ज़्यादा हो जाएगा और कानून दुरुस्त साबित नहीं होगा। पांचवा है जी शय का छोटी इकाइयों में तकसीम पजीर होना। इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए फ़र्ज़ किया जाता है कि शय को हम छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम कर सकें, ताकि हम हर एक एक इकाई का मुख्तलिफ मफादा जज कर सकें। उसके बाद जी छठा है जी सारफ की आमदनी ना बदले। तो इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि सारफ की आमदनी में कोई भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आमदनी के कम या ज़्यादा होने से उसकी क़ुव्वत ख़रीद बदल जाती है और अफादा भी तब्दील होता रहता है। तो इसलिए हम जो लास्ट मफरूज़ा लगा रहे हैं वो ये है कि उसकी आमदनी में कोई भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम इस कानून के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बात करते हैं। तो कानून तकलील अफादा मुहतरम की हदूद या मुस्तस्नियात या खामियों पर हम बात करेंगे, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिन पर के हमारा कानून लागू नहीं होता। फर्स्ट वन है जी मालो ज़र। तो मालो ज़र पर हमारा कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पर हमारी बात ये लागू नहीं होगी, क्योंकि दौलत, रुपया, पैसा जितना ज़्यादा हमारे पास आएगा तो उतने उसमें मज़ीद हासिल करने की ख्वाहिश और बढ़ती रहती है और उसके अंदर फ़ायदा भी बढ़ता रहता है। इसलिए मालो ज़र पर हमारा कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि किसी शख्स के पास जैसे जैसे रुपया, पैसा और मालो दौलत बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे उसके यहाँ इसके मज़ीद हसूल की ख्वाहिश भी बढ़ती चली जाती है। इस तरह कोई भी शख्स इसकी मज़ीद इकाइयाँ हासिल करने से इनकार नहीं करता, यानी इसका फ़ायदा सिफर नहीं होता। ताहम अगर रुपये पैसे के सर्फ को पेश नज़र रखा जाए तो इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमीर आदमी गरीब आदमी के मुकाबले में रुपये पैसे को बेदरे खर्च करता है, जो इस बात की दलील है कि ज़्यादा दौलत की वजह से इसका फ़ायदा कम हो जाता है। सेकंड है जी इल्म फ़न। इल्म फ़न पर भी हमारा कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि इल्म हमारे पास जितना ज़्यादा आता जाता है मुख्तरम अफादा उतना उसके अंदर बढ़ता है। जिस तरह मैट्रिक के बाद इंटर करता है बंदा, इंटर के बाद ग्रेजुएट, मास्टर वगैरह, तो इसलिए इल्म फ़न पर हमारा कानून लागू नहीं होता। इल्म हासिल करने की ख्वाहिश कभी भी ख़त्म नहीं होती। आदमी चाहे जितना भी इल्म हासिल कर ले, वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि अब उसे मज़ीद इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं रही। इसी तरह किसी फ़नकार का भी फ़न 100% मुकम्मल नहीं होता, बल्कि फ़नकार के अंदर मज़ीद हसूल फ़न की ख्वाहिश बाकी रहती है। अलबत्ता मुताले के बारे में कहा जा सकता है कि एक मरहले पर आदमी इसका उकता आ जाता है। तो इल्म फ़न पर हमारा ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा हमारे पास होंगी उतना उसके अंदर अफादा बढ़ेगा। तीसरा है जी नहायत कीमती और नायाब अशिया। इन पर भी हमारा कानून लागू नहीं होता, क्योंकि कीमती अशिया जितनी ज़्यादा हमारे पास होती हैं
उतना हम अपने आप को मुतमिन महसूस करते हैं। तो बेशकीमत हीरे और जवाहरात का मुख्तरम अफादा भी कम नहीं होता, क्योंकि ये आम लोगों के इस्तेमाल में नहीं आते, बल्कि इनका इस्तेमाल अमीर और उसा तक मखसूस होता है जो कि अपनी ज़ाती नमूद नुमाइश के लिए पहनते हैं। तो इसलिए वो इन पर भी हमारा कानून लागू नहीं होगा। उसके बाद चौथी चीज़ है जी तारीख़ी नवादरात। इन पे भी हमारा कानून लागू नहीं होता। वो चीज़ें जो तारीख़ी नवादरात में शुमार होती हैं, मसलन सिक्के, टिकटें, बर्तन, जेवर, आलात हरफ वगैरह, ये जितनी माजी बईद की दस्तयाब होती जाएंगी, मज़ीद हासिल करने की उतनी ही ख्वाहिश इंसानी बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा इन पर भी यह कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें भी जितनी ज़्यादा हमारे पास आएंगी, हम उतना अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी नशावर एशिया। नशावर एशिया पर भी हमारा कानून लागू नहीं होता, क्योंकि जो लोग नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी डोज़ या खुराक को बढ़ाते रहते हैं। तो जब वो बढ़ाता शुरू कर देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर अफादा बढ़ रहा है, तो इसलिए उन पर हमारा कानून लागू नहीं होगा। कोई शख्स अफीम, शराब या तंबाकू वगैरह का जितना ज़्यादा आदी बनता चला जाता है, इन अशिया को हासिल करने की ख्वाहिश उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो इन चीज़ों पर हमारा कानून लागू नहीं होगा। उसके बाद लास्ट है जी ज़बाइश और आइश की अशिया। इंसान फितरतन नमूद नुमाइश का दिलदादा होता है, लिहाजा वो अशिया जो फ़ैशन में शामिल होती हैं या राइशो ज़बाइश का बायस बनती हैं, उन्हें हासिल करने का जज्बा उसके अंदर ही अंदर बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर औरतें इन अशिया की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हैं और वो मज़ीद इनको हासिल करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी हमारा कानून लागू नहीं होगा। तो ये थे हमारे कानून तकलील फ़ादा मुख्तरम की हदूद या मुस्तस्नियात या खामियाँ, हदबंदियाँ जिन पर हमारा कानून लागू नहीं होता। मालो ज़र था, इल्म फ़न था, नहायत कीमती और नायाब अशिया, तारीख़ी नवादरात, नशावर अशिया, ज़बाइश और आइश की अशिया वगैरह। तो शार्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है, तो वहाँ पर सिर्फ आपने इसकी हेडिंग्स लिखनी होती हैं। उसके बाद आ गया जी कानून तकलील फ़ादा मुख्तरम की अमली अहमियत। ये इस कानून का लॉन्ग क्वेश्चन का आखिरी पोर्शन है। तो इस कानून के अमली अहमियत पर हम बात करते हैं। ये कानून इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, जिसका अंदाज़ा हम दर्ज बातों से लगा सकते हैं। फर्स्ट वन है जी कानून तलब की बुनियाद। कानून तलब की बुनियाद इसी कानून पर रखी गई है, क्योंकि ज़ायद इकाइयों का फ़ायदा कम होता चला जाता है, इसलिए पहली इकाई के मुकाबले में सार्फ अगली इकाई की कम कीमत देने पर रजामंद होता है। कानून तलब भी यही है कि चीज़ सस्ती होगी तो उसकी ख़रीदारी में इजाफा होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा अपनी चीज़ ज़्यादा बेचना चाहता है तो ज़्यादा चीज़ में तो एक ख़रीदार के लिए फ़ायदा कम होगा, तो इसलिए वो उसकी कम कीमत देगा, तो उस बंदे को अपनी कीमत में क्या करनी पड़ेगी, कमी। दूसरा है जी सारफ का मददगार। जब भी कोई सारफ कोई शय बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाता है, सारफ हमने पढ़ा होता है कि चीज़ को इस्तेमाल करने वाला, चीज़ को ख़रीदने वाला, तो वो इस कानून की मदद से रहनुमाई हासिल करता है। किस तरह जी? एक तरफ वो शय की कीमत पर नज़र रखता है और दूसरी तरफ उसके अफादे पर। जब किसी चीज़ का अफादा उसकी कीमत से कम होता है तो वो इसकी ख़रीदारी बंद कर देता है, यानी कि उसका अफादा कम है और कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वो उसकी ख़रीदारी बंद कर देगा। मतलब हम 10 रुपए की बॉल पॉइंट या पेंसिल उसी वक्त ख़रीदेंगे जब हमारे जहन के मुताबिक उसका कम अज़ कम अफादा 10 के बराबर होगा। तो और इसके बदले वो चीज़ ख़रीदना शुरू कर देता है जिसका मुख्तरम अफादा उस शेयर की कीमत के बराबर या ज़्यादा होता है। उसके बाद आ गया जी महसूलात आयद करते वक्त रहनुमाई। महसूलात कहते हैं टैक्स। टैक्स आयद करते वक्त यह कानून वज़ीर ख़जाना की रहनुमाई करता है। जिन लोगों के पास दौलत ज़्यादा होती है उनके लिए उसमें उतना ही अफादा कम होता है, जबकि गरीबों के पास दौलत कम होने की वजह से उनमें अफादियत ज़्यादा होती है। लिहाजा उमरा पर यानी कि अमीरों पर बारी शरह से टैक्स आयद किया जाता है और गुरबा पर कम शरह से टैक्स। इसलिए माहिरीन मुस्तज़ायद टैक्स को बेहतर बताते हैं। मुस्तज़ायद टैक्स भी यही होता है कि जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी उस पर टैक्स की शरह भी ज़्यादा लगेगी और जिससे असूल मसावत की पैरवी होती है। उसके बाद हम आते हैं जी लास्ट पॉइंट पर अमली अहमियत के, वो है दौलत की मसावियाना तकसीम। अगर मुआशरे में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना हो तो अमीरों और गरीबों के दरमियान वसी खलीज पैदा होती रहती है, जो मुआशी नुक्ता नज़र से मुनासिब नहीं है। एक तरफ गुरबा गरीब लोग तो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी तरसते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ उमरा अपनी दौलत ऐशो इशरत में ज़ाया कर देते हैं। तो इस कानून को पेश नज़र रखते हुए टैक्सों के निज़ाम में
इस किस्म की तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं जिनसे वह दौलत की तकसीम मुनसिफाना हो और मुआशरा खुशहाली की राह पर गामजन हो सके। तो यूँ ये हमारा कानून मुकम्मल हुआ। कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से हमने इसके पहले तारीफ़ पढ़ी, फिर हमने गोशवारा उसकी वजाहत, फिर डायग्राम उसकी वजाहत, उसके बाद हमने मफरूज़ात पढ़े। मफरूज़ात के बाद हमने खामियाँ, हदबंदियाँ, हदबंदियों के बाद हम लोगों ने लास्ट पोर्शन इसकी अमली अहमियत पढ़ा। तो इस क्वेश्चन के शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर बात करें तो कानून तकलील फ़ायदा मुख्तरम की तारीफ़ अलहदा से शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। इसके मफरूज़ात पूछ सकता है, तो मफरूज़ात में वहाँ पर हमने शार्ट क्वेश्चन में सिर्फ हेडिंग्स लिखनी होती हैं, सुर्खियाँ, और कम अज़ कम 4 या जितनी अगर उसने तादाद बताई हुई तो उतने। उसके बाद हदबंदियाँ या खामियों में हेडिंग्स पूछ सकता है, तो वहाँ भी हमने शार्ट क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स लिखनी है। फिर हमने अमली अहमियत पूछ सकता है कानून तकलील फ़ायदा मुख्तरम की शार्ट क्वेश्चन में, तो वहाँ भी हेडिंग्स लिखनी होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो आप लोगों ने किताब से पढ़ना है इसको। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगे तो इनबॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।